हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मा और ताप के लेसन को समाप्त किया था, है ना। और लगभग हम लोग 17-18 वीडियो के अंतर्गत जो है ऊष्मा और ताप को विस्तृत है ना और विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा किया था और उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारा नॉलेज प्राप्त किया था। तो चलिए हम लोग आज इसी फिजिक्स क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चों। और आज हम लोग एक नए टॉपिक जिसको हम लोग ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं उसका स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो आज आप लोग अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे बच्चों, ताकि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ बच्चों, है ना, कि ऊष्मागतिकी जो है ना, बहुत ही फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट और है ना कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है कि नहीं अपना रोल प्ले करता है बच्चों। कि इसके अलावा जो है फिजिक्स में कुछ भी संभव नहीं है। हर जगह जो है ऊष्मागतिकी के कुछ न कुछ सिद्धांतों का है कि नहीं मतलब आधार पर जो है सिद्धांत को आगे बढ़ाया जाता है कि नहीं, और किसी भी घटना को पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये ऊष्मागतिकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सबसे पहली बात है कि ऊष्मागतिकी जो है ना, थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में ही स्टार्ट किया जाता है। और ये 11th क्लास से पहले के कक्षाओं में क्लासों में नहीं पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो है बच्चे जब स्टडी करते हैं ऊष्मागतिकी को तो उसको कुछ समझने में दिक्कतें आती है कि नहीं, कुछ उससे प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि नए नए टर्म्स के साथ संबद्ध होते हैं, है कि नहीं। तो उसको समझने में थोड़ा परेशानी होती है। तो मैं आप लोगों को जो है ना धीरे धीरे ही जो है ऊष्मागतिकी के बारे में आप लोगों को हर एक बात बताऊंगा। लेकिन एक बात है बच्चों, मैं क्लियर बताऊंगा, हर एक चीज़ जो है आप लोगों को समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि ऊष्मागतिकी होती क्या है कि नहीं, इसके अंतर्गत जो है हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। और सबसे पहले हम आप लोगों को ऊष्मागतिकी की परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ऊष्मागतिकी क्या होता है। देखिए ऊष्मागतिकी की परिभाषा क्या होती है। देखिए ऊष्मागतिकी का परिभाषा, ऊष्मागतिकी का परिभाषा तो क्या होता है कि देखिए ऊष्मागतिकी, बात को समझिएगा, है कि नहीं, ऊष्मागतिकी भौतिकी का, है कि नहीं, ऊष्मागतिकी भौतिकी का वह शाखा है कि नहीं, ऊष्मागतिकी भौतिकी का वह शाखा है जिसके अंतर्गत, है कि नहीं, जिसके अंतर्गत हम, है कि नहीं, ऊष्मा के विनिमय का, है कि नहीं, ऊष्मा के विनिमय, विनिमय मतलब समझ पा रहे होंगे कि आदान प्रदान, है कि नहीं, ऊष्मा का आदान प्रदान, है कि जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा के विनिमय तथा, है ना, तथा ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, है ना, ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में तथा यांत्रिक ऊर्जा का, है ना, तथा यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में, है कि नहीं, यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, है कि नहीं, परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि ऊष्मागतिकी किसको कहा जाता है ना। ऊष्मागतिकी भौतिकी का वह शाखा है जिसके अंतर्गत, है ना, हम ऊष्मा के विनिमय तथा ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में तथा यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, हम लोग इसका अध्ययन यहाँ पर करते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जनरली जो है बात यहाँ पर होता है कि ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे किया जाता है ना। ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किसी इंजन के द्वारा किया जाता होगा, आप लोग जानते हैं, है कि नहीं। ऊष्मा ऊर्जा का, यहाँ पे बातों को लिख देता हूँ, देखिए ऊष्मा ऊर्जा का, है कि नहीं, ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, है ना, ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, इंजन के द्वारा किया जाता है कि नहीं। और यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है कि नहीं,
यांत्रिक ऊर्जा का, कि किसी के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मशीन चल रही है तो फिर उससे हम हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, तो वो किसी इंजन के द्वारा ही इस सब काम को संपादन किया जाता है। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं और फिर वह यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है कि नहीं। यांत्रिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं, है कि नहीं। ये इंजन का यहाँ पर मुख्यतः स्टडी किया जाता है बच्चों, इंजन का, और साथ ही साथ, है कि नहीं, ऊष्मा का विनिमय जो होती है करने के पीछे जो होती है किस किस कारक का, है ना, कौन कौन फैक्टर यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चों। तो ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद होती है, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जानना पड़ेगा कि ऊष्मागतिकी निकाय किसको कहा जाता है। ऊष्मागतिकी निकाय, ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। ऊष्मागतिकी क्या होता है, देखिए, निश्चित सीमाओं से परिबद्ध, है कि नहीं, निश्चित, देखिए, सीमाओं से, है कि नहीं, निश्चित सीमाओं से परिबद्ध, पहले लिख देता हूँ उसके बाद समझाऊंगा, है कि नहीं। निश्चित सीमाओं से परिबद्ध अणु, है कि नहीं, अणुओं का, अणु, है ना, अणुओं का ऐसा संग्रह, है कि नहीं, अणुओं का ऐसा संग्रह जिसका, है कि नहीं, जिसका अपना ताप, है कि नहीं, ताप, दाब तथा आयतन हो, जिसका अपना ताप, दाब तथा आयतन हो, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। बात समझ में आ रहा है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है कि नहीं। तो निश्चित सीमाओं से परिबद्ध मतलब कि जो अणुओं का ऐसा संग्रह, मतलब किसी पात्र में आप यदि रखेंगे, तो मान लीजिए कि एक पात्र में यदि आप किसी गैस के अणु को यहाँ पर रखते हैं, इसके अंदर कुछ गैस के अणु हैं, तो ये क्या है, निश्चित सीमा से परिबद्ध है कि नहीं, ये आपका खुला नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि निश्चित सीमा से ये रिलेटेड है। तो अब ये क्या है कि अणुओं का ऐसा संग्रह जिसके अंतर्गत जो है किसका क्या हो, अपना ताप हो, इसका अपना दाब हो, इसका अपना आयतन हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय हम लोग कहते हैं। बात समझ में आ गया कि कहीं भी यदि गैस के कुछ अणु रखे गए हैं किसी भी पात्र में, किसी भी स्थान पर, तो उसको हम लोग ऊष्मागतिकी निकाय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या जान सकते हैं बच्चों। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक वायुमंडल है, तो ये इस वायुमंडल में जो हवा है कि नहीं, ये भी क्या है, निश्चित सीमाओं से परिबद्ध है। तो अब क्या है बच्चों कि इसका भी अपना ताप है, इसका भी अपना दाब है, इसका भी अपना आयतन है, तो ये क्या होता है, एक ऊष्मागतिकी निकाय होती है। इसी प्रकार यदि हम लोग किसी बर्तन में या किसी पात्र में किसी गैस को यदि रख दिया जाए, तो ये तीनों जो होती है क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट है, ताप भी है, दाब भी है और आयतन भी है, तो उसको हम लोग ऊष्मागतिकी निकाय हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर बात समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर एक बात आता है कि जो ऊष्मागतिकी निकाय से बाहर, ऊष्मागतिकी मान लीजिए कि ये निकाय हो गया, ये अंदर में निकाय हो गया, अब ऊष्मागतिकी निकाय के बाहर ये सब जो क्या हो गया, ये एक निकाय हो गया। अब इसके बाहर, है कि नहीं, इसके बाहर के जो इस परिवेश को हम लोग क्या कहा जाता है, ये है ना, ये वाला जो भाग है उसको हम लोग सराउंडिंग कहा जाता है कि नहीं। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि परिवेश, है ना, ये निकाय के बाहर का जो वातावरण है इसको हम लोग परिवेश कहते हैं। अब ये क्यों परिवेश कहते हैं, क्योंकि ये निकाय अपने परिवेश से ही जो है ऊष्मा का, है ना, या ताप का आदान प्रदान कर सकता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं। मतलब ऊष्मागतिकी निकाय, है ना, अपने चारों ओर स्थित, है कि नहीं, वातावरण के साथ यदि अपने ताप या ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, तो ऐसे ही हम लोग मतलब क्या कहते हैं, वातावरण को हम लोग परिवेश हम लोग कहते हैं। बात समझें। या फिर आप उसको परिवेश कह सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि इसके संपर्क में यदि कोई दूसरा वस्तु को यदि आप रख देते हैं, तो ये निकाय जो होती है उस वस्तु के साथ क्या करती है, अपना ऊष्मा का आदान प्रदान करता है ना। तो उसको भी हम लोग परिवेश के रूप में भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। आप लोगों को हर एक बात समझ में आएगी बच्चों, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ पर देखिए परिवेश किसको कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। देखिए ऊष्मागतिकी निकाय की बात को समझिएगा कि ऊष्मागतिकीय निकाय, है कि नहीं, निकाय के चारों ओर,
है कि नहीं, ऊष्मागतिकीय निकाय के चारों ओर स्थित ऐसा, है कि नहीं, ऐसा भाग, भाग मतलब खुलापन हो गया, भाग या वस्तु भी हो सकता है, या वस्तु जिसके साथ, है कि नहीं, जिसके साथ यह ऊष्मा तथा ताप का, जिसके साथ यह ऊष्मा तथा ताप का आदान प्रदान कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है ना, जिसके साथ ये अपना ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, परिवेश कहलाता है। बताइए, परिवेश कहलाता है। बात समझ में आ गया? ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है परिवेश। जैसे कि उदाहरण आपको समझाने के लिए देता हूँ। जैसे कि मान लेते कि आप यहाँ एक पात्र में पानी रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप पानी रख दिए हैं और ये पानी गर्म हो गया। तो ये पानी जब गर्म होगा तो ये क्या करेगा कि जो अपनी गर्मी है, जो अपना ताप है या ऊष्मा जो है, ये बाहर के हवा के साथ जो है तो आदान प्रदान करता है कि नहीं। ये अपनी ऊष्मा को किस में ट्रांसफ़र कर रहा है? हवा में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या कर रहा है कि ऊष्मा को बाहर के वातावरण में, मतलब परिवेश के साथ जो है अपना मतलब तापीय साम्य अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। मतलब ताप को, ऊष्मा को आदान प्रदान करके ताप बराबर करने का प्रयास कर रहा है ना। तो ये परिवेश कौन सा होगा? उसका बाहर की ओर होगा। या फिर अब यदि यहाँ पर मान लीजिए कि बाहर के हवा को हटा करके आप इसके ऊपर यदि कोई दूसरा पात्र यदि रख देते हैं, मान लेते हैं कि इसके ऊपर हम एक दूसरा पात्र रख देते हैं और यहाँ पर एक पानी रखा हुआ जो गर्म है। अब ये पानी क्या करेगा? अपनी ऊष्मा का आदान प्रदान क्या करेगा? ऊपर रखे गए पानी के साथ जो है अपना ऊष्मा का आदान प्रदान करेगा और कुछ समय के बाद फिर तापीय साम्य अवस्था में आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर परिवेश जो होती है, ये ऊपर वाले पात्र को हम लोग कह सकते हैं। तो परिवेश जो होती है या तो खुला भाग भी हो सकता है, हमारे वातावरण भी हो सकता है, या कोई दूसरा वस्तु भी हो सकती है। तो परिवेश को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि ऊष्मागतिकीय निकाय के चारों ओर स्थित ऐसा भाग या वस्तु जिसके साथ, है कि नहीं, या ऊष्मा या ताप का आदान प्रदान कर सकता है, परिवेश कहलाता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो ऊष्मा का आदान प्रदान करता है या फिर पदार्थ का आदान प्रदान करता है कि नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकीय जो निकाय है कि नहीं, ये सिर्फ ऊष्मा का ही आदान प्रदान नहीं करता है ना, अपना कर सकते हैं अणुओं का भी आदान प्रदान कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो ये भाप जो उड़ करके जा रही है, तो भाप क्या है? वो पानी का ही एक अंश है कि नहीं। तो वह क्या करिए, उससे इसका मतलब है कि जैसे ही भाप इससे बाहर निकल जा रही है तो ये भाप के साथ जो है ऊष्मा तो इससे बाहर जा रही है, साथ में इसके अणु भी, पानी के अणु भी, है ना, भाप के जो गैस के रूप में जो होती है बाहर निकल जा रही है। तो यहाँ पर आप इस मतलब घटना में आप देख सकते हैं कि ये जो गर्म पानी है वो ऊष्मा का भी आदान प्रदान कर रही है और अपने अणुओं का भी आदान प्रदान कर रही है। तो सिर्फ परिवेश के साथ जो होती है ना, ऊष्मागतिकीय निकाय ऊष्मा के आदान तथा ताप का आदान प्रदान करने के साथ साथ अपने, है ना, अणुओं का भी आदान प्रदान कर सकती है। तो यहाँ पर एक बात को मेंशन कर देते हैं कि परिवेश के साथ, देखिए, परिवेश के साथ ऊष्मागतिकीय निकाय, परिवेश के साथ ऊष्मागतिकीय निकाय, है ना, ऊष्मागतिकीय निकाय ताप के साथ साथ, ताप या ऊष्मा के साथ साथ, ताप या ऊष्मा के साथ साथ, साथ साथ क्या कर सकता है? अणु का, है ना, अणुओं का आदान प्रदान कर सकता है। अणुओं का आदान, या है कि नहीं, अणुओं का आदान प्रदान कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, अणुओं का आदान प्रदान कर सकता है। यह बात समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवेश हम लोग कहते हैं बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर जो पारस्परिक जो क्रियाएं हो रही है, ऊष्मागतिकीय निकाय और परिवेश के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं हो रही है, इस क्रिया के आधार पर जो है हम लोग निकाय को जो होती है हम लोग 3 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक बात देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि निकाय का, देखिए, निकाय का परिवेश के साथ, निकाय का परिवेश के साथ, है कि नहीं, ऊष्मा, है कि नहीं, ऊष्मा, ताप तथा, है कि नहीं, अणु का, ऊष्मा, ताप तथा अणु का आदान प्रदान करने के आधार पर, आदान प्रदान करने के, है ना, आदान प्रदान करने के आधार पर,
आदान प्रदान करने के आधार पर निकाय को 3 भागों में बांटा जाता है कि नहीं। निकाय को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। अब वो कौन कौन सा भाग है वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला होता है खुला निकाय, जिसको हम लोग ओपन सिस्टम भी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक खुला निकाय। तो खुला निकाय क्या होता है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए, है कि नहीं। खुला निकाय देखिए, वैसा निकाय, देखिए वैसा निकाय है कि नहीं, वैसा निकाय जो परिवेश के साथ, वैसा निकाय जो परिवेश के साथ, है कि नहीं, ऊष्मा, है कि नहीं, ऊष्मा, ताप तथा अणु का आदान प्रदान कर सकता है कि नहीं, अणुओं का आदान प्रदान कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, खुला निकाय कहलाता है कि नहीं, खुला निकाय कहलाता है, खुला निकाय कहलाता है। क्लियर हो गया कि वैसा निकाय जो परिवेश के साथ ऊष्मा का तो आदान प्रदान कर सकता है, साथ ही साथ अणुओं का भी आदान प्रदान कर सकता है, उसको हम लोग खुला निकाय कहते हैं। तो खुला निकाय में आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी पात्र में आप गैस के कुछ अणु को रख करके आप यदि गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा कि जितनी इसमें गर्मी आ रही है, गर्म हो रही है या ऊष्मा हो रही है कि नहीं, ये जो गर्म हो रही है गैस, ये अपने ऊष्मा का आदान प्रदान बाहर के, है ना, वातावरण के साथ करेगी, और साथ ही साथ गैस जो होती है इससे बाहर निकल करके भी जो बाहर जाती है तो वह अणुओं का भी आदान प्रदान करती है। तो यहाँ पर दोनों ही आप लोग क्रियाएं को देख रहे हैं। तो दूसरा नंबर में होता है, एक क्या होता है कि बंद निकाय, एक हो गया खुला निकाय और दूसरा नंबर में होता है बंद निकाय। तो बंद निकाय किसको कहते हैं, देखिएगा कि वैसा निकाय, बात को समझिएगा कि वैसा निकाय जो परिवेश के साथ, है कि नहीं, वैसा निकाय जो परिवेश के साथ सिर्फ ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, सिर्फ ऊष्मा का, है कि नहीं, सिर्फ ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, जो ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, अणुओं का नहीं, अणुओं का नहीं, नहीं। ऐसे निकाय को, बात समझिएगा कि ऐसे निकाय को, है कि नहीं, ऐसे निकाय को बंद निकाय कहा जाता है, ऐसे निकाय को बंद निकाय कहा जाता है, ऐसे निकाय को हम लोग बंद निकाय कहते हैं। बात समझ में आ गया, बंद निकाय। अब यहाँ पर देखिए एक और प्रकार का निकाय होता है जिसको सी नंबर में कहते हैं विलगित निकाय, आइसोलेट सिस्टम जिसको कहते हैं, है ना। देखिए विलगित निकाय, विलगित निकाय कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं विलगित निकाय, विलगित निकाय, आइसोलेट सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं, आइसोलेट सिस्टम, आइसोलेट सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। तो आइसोलेट सिस्टम किसको कहा जाता है, इस बात को समझने का प्रयास करिए। देखिए वैसा निकाय, देखिएगा वैसा निकाय, है कि नहीं, जो परिवेश के साथ, वैसा निकाय जो परिवेश के साथ ना तो, परिवेश के साथ ना तो ऊष्मा और ना ही, है कि नहीं, और ना ही अणु का, है ना, अणु का आदान प्रदान कर सकता है, अणु का आदान प्रदान कर सकता है, अणु का आदान प्रदान कर सकता है, विलगित निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलगित निकाय कहलाता है, विलगित निकाय कहलाता है। समझ में आ गया कि तो ये 3 प्रकार की निकाय होती है। एक खुला निकाय, इसमें क्या कर सकती है, ऊष्मा और ताप, है ना, ऊष्मा और, है ना, आप अणु दोनों का आदान प्रदान कर सकता है। बंद निकाय किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, अणुओं का नहीं। विलगित निकाय किसको कहते हैं, जिसमें ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है और ना ही अणुओं का आदान प्रदान कर सकता है। ऐसे निकाय को हम लोग विलगित निकाय हम लोग कहते हैं बच्चों। समझ में आ गया। तो इतनी बातें आप लोगों को इंट्रोडक्शन के रूप में था बच्चों, है कि नहीं, कि ऊष्मागतिकी का परिभाषा क्या होता है, ऊष्मागतिकी निकाय किसको कहा जाता है, परिवेश किसको कहा जाता है ना। तो मतलब अन्योन क्रिया का आधार पर जो होती है कि जैसे ताप अणुओं का जो आदान प्रदान क्रिया जो होती है उसके आधार पर निकाय को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों को मैं बताऊँगा बच्चों, है कि नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम क्या होता है। देखिए ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, यहाँ पर बात को समझिएगा। ऊष्मागतिकी का,
है कि नहीं, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, इसको हम लोग कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, है कि नहीं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इसको हम लोग कहा जाता है। तो ऊष्मागतिकी का जो शून्यांक नियम था, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऊष्मागतिकी में आप लोगों को, है ना, 3 नियम पढ़नी है। एक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। तो ये शून्यांक नियम जो दिया गया था वो प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बाद दिया गया था, है ना। ऊष्मागतिकी का सबसे पहला कौन सा नियम आया था? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आया था, उसके बाद ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम आया था, है कि नहीं। उसके बाद ये नियम आया था जिसको हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग कहते हैं। तो आप लोग कहिएगा कि इस नियम को ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्यों नहीं कहा दिया गया? तो बात ऐसा है कि ये जो नियम जो है, ऊष्मागतिकी का जो शून्यांक नियम जो है, ये जो है इस दोनों नियम को प्रभावित करता है कि नहीं। ये इस दोनों नियम के लिए यह नियम जो है महत्वपूर्ण है कि नहीं। और साथ ही साथ यह नियम जो होती है ताप की जो होती है आधुनिक परिभाषा भी देती है। क्या देती है? यह ताप का आधुनिक परिभाषा देती है। यह नियम ताप का आधुनिक परिभाषा देती है, आधुनिक परिभाषा देती है। तो यह नियम जो होती है इस दोनों नियम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस नियम को हम इस दोनों नियम के पहले रखते हैं और इस नाम देते हैं जीरोथ लॉ। बात समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग अभी देखने का प्रयास करते हैं कि ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम क्या होता है। नेक्स्ट पेज में देखेंगे। देखिए इस नियम के अनुसार, देखिए शून्यांक नियम क्या होता है इसके बारे में समझिएगा, है ना। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, तो यदि देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि दो, है कि नहीं, यदि दो ऊष्मागतिकीय निकाय, बात को समझिएगा कि यदि दो ऊष्मागतिकीय निकाय किसी तीसरे, है ना, यदि दो ऊष्मागतिकीय निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिकीय निकाय से, किसी तीसरे ऊष्मागतिकीय निकाय से, है ना, निकाय से अलग अलग, है कि नहीं, अलग अलग तापीय साम्यावस्था में हो, है ना, अलग अलग तापीय साम्यावस्था में हो, अलग अलग तापीय साम्यावस्था में हो, तो, है ना, तो वो दोनों ऊष्मागतिकीय निकाय, तो वो दोनों ऊष्मागतिकीय निकाय भी, है कि नहीं, निकाय भी उस तापीय साम्यावस्था में होगा, तापीय साम्यावस्था में होगा, साम्यावस्था में होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं? तो बात समझिएगा कि यदि दो ऊष्मागतिकीय निकाय, यहाँ पर दो ऊष्मागतिकीय निकाय है, जो कहा गया है कि ये दोनों ऊष्मागतिकीय निकाय एक तीसरे ऊष्मागतिकीय निकाय से अलग अलग तापीय साम्यावस्था में है, अलग अलग तापीय साम्यावस्था में है, तो कहता है कि, है ना, तो यदि अलग अलग तापीय साम्यावस्था में होगा तो वो दोनों भी ऊष्मागतिकीय निकाय तापीय साम्यावस्था में होंगे। तो ये बातें आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आप लोगों को एक फिगर बना करके हम समझाने का प्रयास करते हैं कि ये नियम क्या कहता है। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा कि मैं एक, देखिए, बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, है कि नहीं, और ये बॉक्स क्या है, आइसोलेटेड वॉल है कि नहीं, ये इसको कहते हैं विलगित दीवार है। मतलब ये ऐसा दीवार है कि इसके अंदर से ना तो बाहर ऊष्मा जा सकती है और ना तो इसके बाहर से कि कोई गैस के अणु भी बाहर जा सकते हैं, ऐसा निकाय। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि यहाँ पर एक पार्टीशन कर दिया गया है, यहाँ पर एक पार्टीशन कर दिया गया और यहाँ पर एक पार्टीशन किया गया। तो ये पार्टीशन का ब्लैक पार्टीशन है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका पार्टीशन है, ये पार्टीशन काफ़ी ब्लैक है। इसका मतलब है कि ये जो होता है इसको हम लोग को कहते हैं रुद्धोष्म दीवार। तो इसका मतलब क्या हो गया, है ना, कि ऐसा ये दीवार है या फिर आइसोलेटेड वॉल है ये, इससे, इस चैम्बर से या इस बॉक्स से, है ना, इस बॉक्स की और कुछ भी नहीं जा सकता है, ना तो ऊष्मा जा सकती है और ना ही अणु जा सकती है। तो इस बॉक्स को हम लोग पहला नाम देते हैं और इस बॉक्स को दूसरा नाम देते हैं और इस बॉक्स को हम लोग तीसरा नाम देते हैं। बात को समझिएगा। और इसके अंदर जो होती है गैस भरी हुई है, यहाँ पर भी गैस भरी हुई है और यहाँ पर भी गैस भरी हुई है, ये तीनों बॉक्स में गैस भरी है। लेकिन फ़र्क इतना है कि पहला वाला जो बॉक्स है वो दूसरे वाले बॉक्स के साथ, मतलब इधर से और इधर से ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है और ना तो अपने अणु का आदान प्रदान कर सकता है। लेकिन तीसरे वाले के साथ क्या है कि ये जो पहला बॉक्स है वो
तीसरे वाले अणु के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है कि नहीं। अब दूसरा वाला भी बॉक्स वो तीसरे वाले बॉक्स के साथ अपनी ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, ऊष्मा का आदान प्रदान करके तापीय साम्यावस्था में आ सकता है। बात समझ में आ गया। देखिए आप लोगों को ये बातें समझने में दिक्कत हो रही है बच्चों कि तापीय साम्यावस्था क्या होता है। तो मैं आप लोगों को ये बातें पहले भी बताया था कि मान लेते हैं कि दो भिन्न ताप वाली कोई दो वस्तु है, मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है। इसका जो है ना ताप ज़्यादा है और इसका ताप कम है। इसका ताप क्या है, ज़्यादा है, इसका ताप ज़्यादा है और इसका ताप कम है। तो क्या करेंगे, जब दोनों ही वस्तु को आपस में जब संपर्क में लाएंगे तो ज़्यादा ताप वाले वस्तु से कम ताप वाले वस्तु की और ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। मैंने क्या कहा कि ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, है कि नहीं, ताप का नहीं, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। इसका तापमान ज़्यादा है और इसका तापमान कम है, तो जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो ज़्यादा ताप वाले वस्तु से कम ताप वाले वस्तु की और ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। कब तक आदान प्रदान होगा कि जब तक दोनों का तापमान समान ना हो जाए। जब तापमान समान हो जाता है इसी को हम लोग तापीय साम्यावस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर भी वही बातें मैंने कहा है कि नहीं, कि ये दोनों वस्तु जो होती है, ये दोनों बॉक्स के अंदर है ना, दूसरे वस्तु न किसी भी प्रकार के किसी भी चीज़ का जैसे ऊष्मा और अपने अणु का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। और ये सिर्फ किसके साथ कर सकता है, तीसरे वाले चैम्बर के साथ। पहला तीसरे वाले चैम्बर के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करके तापीय साम्यावस्था में आ सकता है। दूसरा वाला चैम्बर भी है ना तीसरे वाले के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करके अपनी तापीय साम्यावस्था को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये दोनों जो होती है अलग अलग टेम्परेचर में है, ये इसके साथ तापीय साम्यावस्था में आ सकता है, ये इसके साथ तापीय साम्यावस्था में आ सकता है। तो जब ऐसा करने के बाद जब आप इसको हटाते हैं, लेकिन इस दीवार को जब हटाएंगे तो आप क्या पाते हैं कि ये दोनों वस्तु जो होती है अपने ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करती है कि नहीं। ये दोनों भी तापीय साम्यावस्था में ही होती है, दोनों का टेम्परेचर समान ही होता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसी को हम लोग कहते हैं शून्यांक नियम भी हम लोग कहते हैं। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। नहीं समझ में आता तो एक बार मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ कि देखिए ये एक क्या है, आइसोलेट सिस्टम है कि नहीं। यहाँ पर 3 चैम्बर आपको दिख रही है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये दोनों चैम्बर जो होती है एक ऐसे दीवार के साथ बंधा हुआ है, या दोनों के बीच में एक ऐसा दीवार मौजूद है जिससे पहला वाले बॉक्स से दूसरे वाले बॉक्स में ना तो ऊष्मा जा सकती है और ना ही अणु जा सकती है। यहाँ पर एक तीसरा चैम्बर भी या बॉक्स भी उपस्थित है जिसके साथ पहला और दूसरा है ना अपनी ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है। तो अब इस बॉक्स के साथ तो ये ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करेगी, लेकिन पहला तीसरा के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करके तापीय साम्यावस्था में आ जाता है। ये दूसरा भी तीसरे के साथ अपनी ऊष्मा का आदान प्रदान करके तापीय साम्यावस्था में आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, जब इस दीवार को हटाते हैं तो ये दोनों जो होती है अपनी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करती है। ये भी देखा जाता है कि तापीय साम्यावस्था में ही होती है। तो यहाँ पर भी परिभाषा भी वही बात लिखा है कि यदि दो ऊष्मागतिकीय निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिकीय निकाय से अलग अलग तापीय साम्यावस्था में है, देख रहे हैं ना कि ये दोनों ऊष्मागतिकीय निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिकीय निकाय से अलग अलग तापीय साम्यावस्था में है तो दोनों ऊष्मागतिकीय निकाय भी तापीय साम्यावस्था में होगा। तो यही चीज़ को हम लोग कहते हैं ऊष्मागतिकीय है कि नहीं का शून्यांक नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम हम लोग यहाँ पर कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए कि बॉक्स, यहाँ पे लिखेंगे कि बॉक्स एक का ताप बराबर 3 का ताप होगा। यहाँ पर क्या हो गया, 3 का ताप है ना। अब यहाँ पे लिखिए कि बॉक्स 2 का ताप बराबर क्या हो जाएगा, 3 का ताप, है कि नहीं। और साथ में देखेंगे कि बॉक्स 1 का ताप है ना, बॉक्स 1 का ताप बराबर क्या होगा, 2 का ताप, है कि नहीं। 1 का ताप बराबर हो जाएगा 2 का ताप। तो इसी को हम लोग कहते हैं शून्यांक नियम। तो इससे जो होती है बच्चों एक आप लोगों को परिभाषा बन करके सामने में आती है कि नहीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का आधुनिक परिभाषा हम लोग कहते हैं। तो ऊष्मागतिकी का आधुनिक परिभाषा हम लोग कैसे देते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करिए। देखिए तापमान जो होती है एक ऐसी भौतिक राशि होती है ना, जिसका साम्यावस्था में होना, है कि नहीं, जिसका साम्यावस्था में होना वो इस बात पर निर्भर करता है कि ऊष्मागतिकीय निकाय जो होती है आपस में तापीय साम्यावस्था में है या नहीं। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बात को समझिएगा यहाँ पर कि तापमान वह भौतिक राशि है। इस नियम से हम एक परिभाषा देते हैं ताप का। तो ताप की जो परिभाषा निकल करके आती है वो इस प्रकार होती है कि तापमान
देखिए तापमान वह भौतिक राशि है, देखिए तापमान वह भौतिक राशि है कि नहीं, भौतिक राशि है जो, है कि नहीं, जो हमें बतलाती है, जो हमें बताती है कि, है ना, कि यह साम्यावस्था में, कि यह साम्यावस्था में तभी हो सकती है, जो हमें यह बतलाती है कि यह तापीय साम्यावस्था में, है ना, तभी हो सकती है, तभी है, तापीय साम्यावस्था में तभी हो सकती है, तभी हो सकती है कि नहीं, जब, कि जब, है कि नहीं, जब ऊष्मागतिकीय निकाय, जब ऊष्मागतिकीय निकाय, है ना, साम्यावस्था में है या नहीं, साम्यावस्था में है या नहीं। बात समझे, इसका मतलब है कि तापीय साम्यावस्था तभी पॉसिबल है, बात समझे, तापीय साम्यावस्था तभी संभव होती है कि जब ऊष्मागतिकीय निकाय आपस में तापीय साम्यावस्था में है, होनी चाहिए। जब ये दोनों का ये जो निकाय है, इस निकाय जब आपस में तापीय साम्यावस्था में होंगे तभी हम कह सकते हैं कि दोनों का टेम्परेचर समान है कि नहीं। तो यही बात यहाँ पर कहता है कि तापमान वह भौतिक राशि जो हमें बताती है कि साम्यावस्था में या साम्यावस्था में तभी हो सकती है जब ऊष्मागतिकीय निकाय आपस में तापीय साम्यावस्था में हो, है ना, कि जब दो ऊष्मागतिकीय निकाय आपस में तापीय साम्यावस्था में होगा तभी जाकर के दोनों का टेम्परेचर समान होगा, है ना। तो अब यहाँ पर एक बात आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए ऊष्मागतिकीय चर किसको कहा जाता है, देखिए ऊष्मागतिकीय चर किसको कहा जाता है, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल भी हम लोग कहते हैं। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल किसको कहा जाता है, देखिए ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों को साबित करने के लिए या प्रकट करने के लिए या देने के लिए जिस, है ना, आवश्यक भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसको हम लोग ऊष्मागतिकीय चर कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, आप लोगों को लिख देता हूँ कि देखिए ऊष्मागतिकीय, है कि नहीं, ऊष्मागतिकी के इस प्रकार लिखते हैं कि ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए, है ना, अध्ययन के लिए, ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए जिस आवश्यक, बात समझिएगा, कि जिस आवश्यक, है कि नहीं, भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, जिस आवश्यक भौतिक राशि की, है ना, जिस आवश्यक भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है ना, उस भौतिक राशि को ऊष्मागतिकीय चर कहा जाता है, उस भौतिक राशि को ऊष्मागतिकीय चर कहा जाता है, ऊष्मागतिकीय चर कहा जाता है, ऊष्मागतिकीय चर कहा जाता है। तो ये ऊष्मागतिकीय चर किसको कहा जाता है, आप समझिए। उदाहरण जैसे यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर दाब, है कि नहीं, दाब जिसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, ये भी एक ऊष्मागतिकीय चर है। यहाँ ताप जिसको हम लोग, है ना, T से इंडिकेट करते हैं, यह भी एक चर है। जैसे आयतन, है कि नहीं, आयतन भी होता है, ये भी एक ऊष्मागतिकीय चर है ना। देखिए अणु की संख्या या मोल, मोल जिसको हम लोग N से इंडिकेट करते हैं, यह भी एक ऊष्मागतिकीय चर है कि नहीं। बहुत सारा ऊष्मागतिकीय वेरिएबल के रूप में आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए, है कि नहीं। तो अभी फिलहाल इतना ही आप लोग को समझने का, जैसे जैसे आगे में ऊष्मागतिकीय चर की संख्या बढ़ती है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर एक बात और समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि दो समीकरण होता है ना, ऊष्मागतिकी के लिए आवश्यक समीकरण है। देखिए ऊष्मागतिकी के लिए, ऊष्मागतिकी के लिए समीकरण है, आवश्यक समीकरण, है कि नहीं। आवश्यक समीकरण क्या क्या होता है, तो दो समीकरण हम लोग देते हैं। पहला नंबर में होता है आदर्श गैस का अवस्था समीकरण। देखिए इसको कहते हैं आदर्श गैस का अवस्था समीकरण। ये जनरली जो है ना प्रयोग में हमेशा आता है, जब हम लोग ऊष्मागतिकी को अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं तो उसके भी, है ना, हर समय तो ये जो आपका जो अभी समीकरण लिख रहे हैं उसका प्रयोग हमेशा करना पड़ता है, इसलिए इसके बारे में बताना आवश्यक है। तो ऊष्मागतिकी का अवस्था समीकरण क्या होता है, तो ऊष्मागतिकी का जो इम्पोर्टेंट समीकरण है पहला जो है, जिसको हम लोग आदर्श गैस की अवस्था समीकरण कहते हैं, वो है PV = nRT, है कि नहीं। इसको आदर्श गैस के लिए ना, आदर्श गैस के लिए दाब, आयतन और ताप के बीच संबंध भी कहा जाता है, आदर्श गैस के लिए।
इसको क्या कहते हैं, आदर्श गैस के लिए, है ना, दाब, आयतन और ताप में संबंध भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखिए, आदर्श गैस, हम आपको आगे बताएंगे कि गैस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आदर्श गैस और एक होता है वास्तविक गैस, दो प्रकार का। तो दूसरा नंबर में जो वास्तविक गैस, जिसको रियल गैस भी कहते हैं, कि वास्तविक गैस का समीकरण, है ना, वास्तविक गैस का समीकरण वंडरवाल समीकरण से हम लोग देते हैं। वंडरवाल है ना के समीकरण से देते हैं, वंडरवाल के समीकरण से देते हैं, वंडरवाल के समीकरण से देते हैं। तो वंडरवाल का जो समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है बच्चों, कि देखिए P + A/v², और यहाँ पर हो जाता है देखिए V - B = nRT। इस बात को समझिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो दो भी जो है ना, है कि नहीं, यहाँ पर ये जो है P आपका दाब है, और यहाँ जो V है वो आयतन है, और यहाँ पर जो T है वो ताप है। और A और B आप देख रहे हैं, A और B को हम लोग क्या कहते हैं, वंडरवाल नियतांक कहा जाता है। इसको वंडरवाल नियतांक कहा जाता है ना, वंडरवाल नियतांक। और n तो आप जान ही रहे हैं, इसको मोल की संख्या कहा जाता है, मोल कहते हैं। और r को क्या कहते हैं, गैस नियतांक कहते हैं। r को हम लोग क्या कहते हैं, गैस नियतांक कहते हैं। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज मेरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास था बच्चों, ये है कि नहीं। हम लोग खाली यहाँ पर जो है परिभाषा को समझने का प्रयास किए। कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, वो है प्रक्रम। क्या है, प्रक्रम, जिसको हम लोग प्रोसेस भी हम लोग कहते हैं, कि ऊष्मागतिकी में किस प्रकार का प्रक्रम होता है, किस प्रकार का प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। पहले प्रक्रम किसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग इसके में पढ़ेंगे बच्चों कि ऊष्मागतिकी में जो प्रक्रम होती है वो दो प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय होती है और एक अनुत्क्रमणीय होती है ना। तो उसमें भी हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि समतापीय प्रक्रम क्या होता है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, फिर समआयतनिक प्रक्रम क्या होता है, फिर समदाबीय प्रक्रम क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो है नॉलेज हम लोग गेन करेंगे बच्चों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, कार्नोट्स इंजन क्या है ना। धीरे धीरे हम लोग लेसन को समाप्त की और जाएंगे, है ना। तो फिलहाल आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करें बच्चों। कहीं भी यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा बच्चों, है ना, किसी भी टॉपिक्स को यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे बच्चों, ताकि मैं आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं। आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों, आप लोग इसको देखें, है कि नहीं, और अच्छे से एंजॉय करने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा की तरह हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे बच्चे, और इसी तरह हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें। और आज आप लोगों ने जो वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।